क्योंकि लोगों को प्रॉफिट्स दिखाने हैं। $500 से कम का इन्वेस्टमेंट किया, यानी किस कंपनी में अकाउंट खोल रहे हैं, ये रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इंडिया की तरह एफएनओ और इंट्राडे सट्टाबाजी भी कर सकते बुलिशनेस आज दिखी कि जिन्होंने भी पिछले 1-1.5 साल में लगाया वो सारे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं। 5 में राइज देखने को मिला है हैं। क्या हमें इंडियन मार्केट बिल्कुल छोड़ के ग्लोबल मार्केट्स में आ जाना चाहिए? कि जब भी ऊपर जाता है वो सस्टेन नहीं करता है। सर, मार्केट के बारे में आऊँगा मैं, पर पहले बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग की, क्योंकि कल बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। सो लेट्स डाइव इन। सर, कल के दिन आपने कहा था कि इंडिया में ग्रोथ स्टोरीज कम मिल रही हैं और ग्लोबल में ऑप्शंस ज़्यादा हैं एंड हमें ग्लोबल कंसिडर करना ही चाहिए। तो सर, लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, देखिए अगर हम आने वाले 10 साल की स्टोरीज की बात करें, 10, 15, 20 साल की स्टोरीज की बात करें, तो कौन सी स्टोरीज हैं? सबसे पहले आपने नाम सुना होगा एआई का। अब एआई में भी अलग-अलग फील्ड्स हैं। एआई इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज फील्ड। तो उसमें आप देखिए एलएलएम्स आता है, डेटा सेंटर आता है, रोबोटिक्स आता है, चिप्स आता है। इसके बाद आप देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम हो रहा है, स्पेस टूरिज़्म की बात हो रही है। इसके बाद आप अगर फार्मा बायोटेक पे देखेंगे तो वहाँ पर बहुत काम हो रहा है। अ अगर आप जो क्रिप्टो क्रिप्टो से रिलेटेड, उसके इकोसिस्टम से रिलेटेड कंपनीज़ में काफ़ी काम हो रहा है। और जो ये ईवी का फ़ील्ड है जिसमें ऑटो ड्रिवन कार्स हो गई, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, इससे रिलेटेड जो इकोसिस्टम है उस पे भी बहुत काम हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो फ्यूचर अगले 10-15 साल की स्टोरीज़ हैं, इसमें से कितनी स्टोरीज़ आपको इंडिया में मिलेंगी? अनफॉर्चुनेटली अभी हमें नहीं दिख रहा। हम ये एक उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद आने वाले सालों में हमें कुछ दिख जाए। फिलहाल हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। होंगी भी तो बहुत कम होंगी। और अब देखिए, अब आकर हम इस साल कुछ डेटा सेंटर, एआई की कुछ-कुछ हम बातें सुन रहे हैं। वो रिज़ल्ट्स हमें कब मिलेंगे, अभी उसको हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर हम 10-15 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं अच्छी स्टोरीज़ पे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें बाहर जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है। अभी रिसेंटली एक डेटा आया है, उसमें ये पता चला है कि इंडिया के 145 सिटीज़ के लोग बाहर की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसमें से आधे छोटे शहरों के हैं, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के हैं, ओके? और करीब 40% ऐसे हैं जिन्होंने $500 से कम का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि छोटे लोग को भी ये समझ में आ रहा है कि यार वो स्टोरीज अच्छी लग रही है, आप फ्यूचर की लग रही है, वहाँ लगाते हैं। और इसमें देखिए एक प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि बाहर के स्टोरीज और कंपनीज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सबने टेस्ला का नाम सुना है, मेटा का नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है। तो ये जो मास जो भी वहाँ पे लगा रहे हैं लोग, ये मोस्टली इन्हीं कंपनीज़ पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटी-सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लगा तो रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी एनालिस्ट, कोई भी इन्वेस्टर इस बात को मानेगा कि ये सारे स्टॉक्स हाइली ओवरवैल्यूड है। तो जो भी पैसा ये लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव है, तो वो हाइली ओवरवैल्यूड स्टॉक में लगा रहे हैं। ये बात अलग है कि जिन्होंने भी पिछले 1-1.5 साल में लगाया है वो सारे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है जब हाइली ओवरवैल्यूड स्टॉक पे लगाते हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पर इससे निकल कर आती हैं। पहला, अगर ग्रोथ स्टोरीज़ पे लगाना है तो दुनिया भर में, सिर्फ यूएसए में नहीं, दुनिया भर में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं। और दूसरा, ऑलरेडी लोग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई बात आपसे शेयर कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग एंड पीपल आर डूइंग इट। $500 से कम? पर सर, टेस्ला, अमेज़न, गूगल इन सब की बात की जाए तो इनके शेयर्स तो लाखों में आते हैं, तो इन पे कैसे इन्वेस्ट करें हम? देखिए, आप अगर स्टॉक्स डायरेक्टली खरीदेंगे तो $500 में कई स्टॉक्स आप नहीं खरीद पाएँगे, क्योंकि कई के स्टॉक्स के प्राइस अगर आप देखेंगे तो 700, 800
$1000 के आसपास है। तो अभी क्या होता है कि कई ऐप्स ऐसे हैं मार्केट में जो आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप भी अलाउ करते हैं। ओके, और मैं बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप लेते हैं। और दूसरा कि ईटीएफ्स में काफ़ी लोग पैसा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एआई पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपको कई ऐसे ईटीएफ्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक एआई का ईटीएफ है, ग्लोबल एक्स ईटीएफ एआई। तो उसका दाम, उसका प्राइस अगर देखें तो $52 के आसपास आता है। तो आपके पास अगर $100 भी हैं, विच इज़ लाइक 10,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़, तो आप 2 शेयर खरीद कर रख लिए। तो ये लोग कर रहे हैं। और इंडिया में आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए मार्केट में लगाते हैं। तो वो इंडिविजुअली टेस्ला और इन सब कंपनीज में भी लगा रहे हैं। तो इट्स डुएबल। लेकिन $500 में अगर आप शेयर खरीदना को जाएंगे तो सारे शेयर नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको अच्छे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे जिसका प्राइस $30, $40, $50 इस तरीके से है, काफ़ी मिल जाएंगे। अच्छा, तो सर इसमें भी तो डीमैट अकाउंट लगता होगा, तो वो खोलने का क्या तरीका और क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है, आप घर बैठे आप कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल अकाउंट पे अपने पर्सनल नाम पे करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल, एज सिंपल एज एनी अदर ब्रोकिंग अकाउंट। बस आप किस कंपनी में अकाउंट खोल रहे हैं वो थोड़ा ध्यान में रखिए। अब डायरेक्टली किसी बाहर की कंपनी में अकाउंट शायद खोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कहीं खुल जाता है तो उसको अवॉइड करिए। तो जहां भी खोल रहे हैं वहां पे आप देखिएगा कि इंडिया में ऑफिस है, इंडिया में ऑफिस है तो मतलब इंडिया के लॉ से वो गवर्नड है। तो वहां पर आप जाके उसके प्रोसेस को फॉलो करिए और छोटा मोटा ट्रेड करके देख लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि क्या आपका ब्रोकर सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री की ही सर्विस दे रहा है या वो सारी कंट्रीज को कवर कर रहा है, इसको भी चेक करना मत भूलिएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ किसी कंट्री स्पेसिफिक ही इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास कम से कम ऑप्शंस होने चाहिए कि मैं दुनिया की किसी भी कंट्री में कम से कम मेजर कंट्रीज के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकूं। सर एक बात बताइए, क्या हमें इंडियन मार्केट बिल्कुल छोड़ के ग्लोबल मार्केट्स में आ जाना चाहिए या फिर कोई मिक्स अप्रोच बेहतर रहेगी? और अगर मिक्स करना ही है तो आइडियल प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? नहीं, देखो ये तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि हमें अपने देश को छोड़ के बाहर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो 10-15 साल की स्टोरीज हैं वो अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, इस इकॉनमी में भी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। ओके, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। देखिए, अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग में, स्टार्ट स्मॉल, थोड़ा बड़ा करके टेस्ट करके देख लीजिए आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, इक्विटी मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस है, तब आप थोड़ा पोर्टफोलियो को बढ़ाइए। मेरा सजेशन ये है कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 20 to 40%, मैक्सिमम 50% रखिए। अगर आपको बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, रिस्क एपेटाइट है, तब आप बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज धीरे धीरे बढ़ाइए, स्टार्ट स्मॉल, 5%, 10%, 15%, 20%, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है और एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है। क्योंकि आप उस मार्केट को नहीं समझते, वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझते हैं, किस तरीके से वहाँ पे मार्केट्स बिहेव करते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है शायद क्योंकि आप नए हैं। तो इसलिए बहुत सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता।
और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो सर वहाँ क्या क्या कर सकते हैं? लाइक स्टॉक्स ले सकते हैं सिर्फ, या फिर इंडिया की तरह एफएनओ और इंट्राडे सट्टाबाजी भी कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर पर, वो आपको क्या अलाउ करता है। कुछ ब्रोकर्स आपको ऑप्शंस में भी अलाउ करते हैं। मैं ऑप्शन सजेस्ट नहीं करूँगा। 2 रीजंस हैं। पहला कि उसके लिए फंड बहुत ज़्यादा वो मांगते हैं, और दूसरा कि हमें टाइम जोन का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप यूएस मार्केट में ऑप्शंस खरीद रहे हैं और रात में आप सो रहे हैं, अब सडनली वहाँ कुछ हो जाता है अप डाउन, तो आपको भारी लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि वहाँ पे आप ऑप्शंस में करिए। वहाँ करने का एक ही पर्पस है, सट्टेबाजी नहीं करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। वहाँ पे करने का पर्पस है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की स्टोरीज को आइडेंटिफाई करना है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। हमें स्पेकुलेट नहीं करना है, हमें उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना है। तो सर आते हैं इंडियन मार्केट में फाइनली। आज बैंक स्टॉक्स को अगर देखें तो उसमें ठीक ठाक रैली हम लोग को देखने को मिली, इस पे कुछ कहेंगे? हाँ, थोड़ा सा ये आज का एक हाइलाइट था आज के ट्रेडिंग का, कि बैंक के स्टॉक्स में लेटर पार्ट ऑफ द डे में अच्छी रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी शायद 300 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ, और ये एक्सपायरी का एक इम्पैक्ट भी हो सकता है। और दूसरा जो आरबीआई के की जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की खबर आई है, वो अगर देखें करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि बैंक स्टॉक्स पे पड़ा है। क्योंकि बैंक स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में लगभग 2 स्टॉक्स को छोड़ दे सभी स्टॉक्स ग्रीन में ठीक ठाक रैली देखने को मिली है। तो ये बेसिकली उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो आज इस पर हमें कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए। कल का दिन हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये रिपीट होता है या नहीं होता है। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? ओके, सो आज का दिन जैसा मैंने कहा, थोड़ा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था। क्यों इंटरेस्टिंग था मैं बताता हूँ। कि एक तो आज का अगर एनएससी का टर्नओवर देखेंगे, ह्यूज टर्नओवर, मेरे को लगता है 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, जो कि पिछले 30 दिन से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम हमें आज देखने को मिला। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है कल परसों अगर 2 दिन का हम मिला लें, तो 1,20,000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ओके, साथ में आईवीज में राइज देखने को मिला है। हालांकि विक्स अभी भी 10% से नीचे है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा राइज देखने को मिला है। और नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम्स में मार्जिनल ड्रॉप देखने को भी मिला है।
तो ये तो क्लियर है कि इतना जो रोल ओवर हो रहा है ये लॉन्ग्स नहीं है। दूसरी चीज़ अगर आप देखिए आज का अगर हाई टर्नओवर को हम देखें, वहाँ पे साल का अंत होने वाला है, तो इतना टर्नओवर किसी ने खरीदा तो नहीं होगा क्योंकि साल के अंत में कोई इतनी बाइंग करता नहीं है। साल के शुरुआत में बाइंग होती है, साल के अंत में सेलिंग होती है क्योंकि लोगों को प्रॉफिट्स दिखाने हैं क्वार्टर के या साल ईयर के। तो ऐसा लगता है कि सेलिंग हुई है। ओके, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें ऑप्शंस मार्केट में बुलिशनेस आज दिखी है अगर हम ऑप्शंस का डेटा को देखें, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो हो सकता है कि वो क्लोजिंग आउट की पोजीशंस हों। तो फ्यूचर्स मार्केट पूरी तरीके से बेरिश है, ऑप्शंस मार्केट में थोड़ा रिवाइवल हमें देखने को मिला है जिसको हमें कल कंफर्म करना है। ओके, मुझे लगता है कि कल तो साल का आखिरी दिन है, तो बहुत ही रेंज बाउंड टाइप मार्केट होगा। तो कल का से हमें एक इशारा हल्का सा मिल जाएगा कि फॉलो अप बाइंग आती है, फॉलो अप सेलिंग आती है, लेकिन फाइनल हमें फर्स्ट को ही पता चलेगा कि मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं। तो डेटा जो है थोड़ा बेयरिश साइड पर ही है। अब जो हमारा लेवल है 25,840 जिसके नीचे हम कह रहे हैं कि हमें शॉर्ट जाना है और उसके ऊपर का मूव सारा फेक मूव है, और वो हम देख भी रहे हैं कि जब भी ऊपर जाता है वो सस्टेन नहीं करता है। 26,200 पे जाते ही वहाँ से फिर डिप होता है, फिर 840 के आसपास आकर फिर वहाँ से रिकवरी होती है। तो अभी उस रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ट्रेड बनता है। वैसे भी 31st को क्या ही ट्रेड करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए और फिर नए साल में ही हम फिर कोई मेजर पोजीशंस बनाने की बात करेंगे।